नमस्कार मित्रों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका स्वागत है। आज हम नई विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है लागत की अवधारणा। लागत की अवधारणा। तो लागत क्या होती है, पहले इसको समझ लें। किसी भी फर्म द्वारा उत्पादन करने के लिए जो साधनों का प्रयोग किया जाता है उन पर जो कुल व्यय होता है, किसी भी फर्म द्वारा उत्पादन के लिए प्रयोग में लिए गए साधनों पर किए जाने वाला कुल व्यय लागत कहलाता है। अब हर फर्म चाहती है कि मेरा लाभ अधिकतम हो और मेरी लागत न्यूनतम हो। इसीलिए हम ये प्रयास करते हैं कि इस लागत को किस प्रकार समझें, हम किस प्रकार हमारी लागतें कम कर सकते हैं। तो लागत कितने प्रकार की होती है वहाँ हम देख लें। हम लागतें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली होती है सामाजिक लागत। सामाजिक लागत मतलब किसी फर्म या फैक्ट्री द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसके लिए समाज को जो हानि होती है, समाज को धुएं के रूप में, धूल के रूप में, स्वास्थ्य की जो हानि होती है, उस सब की लागत किसको वहन करनी होती है? समाज को। इसीलिए हम इसे कहते हैं सामाजिक लागत। तो जो भी किसी फर्म के उत्पादन के लिए समाज को जो भी त्याग, कष्ट या जो भी व्यय करना पड़ता है उसे हम सामाजिक लागतें कहते हैं। दूसरी लागत है अवसर लागतें। अवसर लागत का अर्थ समझना है तो इसका अर्थ है कि किसी एक साधन को वर्तमान उपयोग में बनाए रखना है और इसमें बनाए रखने के लिए हमें उसे उतना भुगतान करना पड़ेगा जितना उसे अन्य वैकल्पिक उपयोग द्वारा मिल सकता है। यानी किसी एक साधन को वर्तमान उपयोग में बनाए रखने के लिए, वर्तमान उत्पादन के उपयोग में बनाए रखने के लिए उसे उसके वैकल्पिक उपयोग के बराबर राशि का भुगतान करना होता है। और वैकल्पिक उपयोग के जो बराबर राशि है और वर्तमान उपयोग की जो राशि, उसका जो अंतर है वो अवसर लागत कहलाता है। उदाहरण के लिए समझें, जैसे वर्तमान में कोई एक साधन यहाँ काम कर रहा है, उस साधन को हम 400 रुपये प्रतिदिन का भुगतान कर रहे हैं। यदि उस साधन को 500 रुपये किसी और जगह और फैक्ट्री में और फर्म में मिलने को सकते हैं या मिल सकते हैं, तो वो जो 500 रुपये और वर्तमान उपयोग की लागत क्या है, 400 रुपये का जो अंतर है 100 रुपये, ये 100 रुपये का भुगतान भी हमें उसे करना पड़ेगा। यानी हमें उसको 500 रुपये ही देने पड़ेंगे, तभी हम उसे वर्तमान उपयोग में बनाए रख पाएंगे। तो इस 100 रुपये का जो अंतर है इसे हम कहते हैं अवसर लागत। यानी अवसर लागत की परिभाषा अनुसार वर्तमान उपयोग में प्राप्त राशि और वैकल्पिक उपयोग में प्राप्त राशि का जो अंतर है उसे हम अवसर लागत कहते हैं। तीसरी लागतें आती हैं मौद्रिक लागतें। नकदी के रूप में, मुद्रा के रूप में विभिन्न साधनों को हमें जो भुगतान करना होता है उसे हम मौद्रिक लागतें कहते हैं। जैसे भूमि को हमें लगान, किराया देना पड़ेगा। पूंजी है तो पूंजी को हमें क्या देना पड़ेगा? पूंजी हम कहीं से लाए हैं तो ब्याज देना पड़ेगा। श्रम हम काम में ले रहे हैं तो हमें उनकी मजदूरी देनी होगी। और प्रबंध अगर कोई कर रहा है तो उसे वेतन देना पड़ेगा। मैनेजमेंट अगर कोई कर रहा है तो वेतन देना पड़ेगा। और उद्यमी को क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तो जो भी हम भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध को जो भी पैसा पे कर रहे हैं वो सब मौद्रिक लागतें हैं। ये लागतें भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है व्यक्त लागतें और एक होती है अव्यक्त लागतें। व्यक्त लागतें ऐसी लागतें जो हिसाब किताब में दर्शाई जाती है, जो हिसाब किताब में दिखती है, जिनका लेखन होता है उसे हम व्यक्त लागतें कहते हैं। और ऐसी लागतें जो हिसाब किताब में नहीं आती, अव्यक्त लागतें, जो कहीं दिख नहीं रही है, व्यक्त नहीं हो रही है, उसे अव्यक्त लागत कहते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री का जो मालिक है वो घर से फैक्ट्री तक आने के लिए खुद के वाहन का उपयोग करता है। उसके ऑफिस में खुद का जो फर्नीचर है वो लगा है ना। तो ये जो लागत है ये कहीं हिसाब किताब में नहीं आती। जो किसी फैक्ट्री का या फर्म का जो मालिक है
जो लागतें हिसाब किताब में नहीं है वो कर रहा है, जैसे फर्नीचर उसने लगाया अपनी तरफ से, घर से आ रहा जा रहा है, गाड़ी आ रहा है, गाड़ी से आ रहा है, गाड़ी से जा रहा है, तो ये सब क्या है, अव्यक्त लागतें कहलाती है। जो मौद्रिक लागतें हैं इनको दो, अगर समय की अवधि के हिसाब से देखें तो दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक होती है अल्पकालीन, एक होती है दीर्घकालीन। अल्पकालीन वह अवधि है जिसमें हम सभी साधनों को परिवर्तन नहीं कर सकते। कुछ साधन इसमें परिवर्तनशील होते हैं और कुछ इसमें स्थिर होते हैं। जैसे कम समय में हम भूमि को नहीं बदल सकते, कम समय में हम पूंजी की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो ये जो चीज़ है कम समय में हम नया भवन नहीं बना सकते, तो ये सब क्या है, ये स्थिर लागतें हैं। और जैसे कम समय में हम श्रम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, 2 मजदूर या 3 मजदूर लगा सकते हैं, तो जिन साधनों को अल्पकाल में हम बदल सकते हैं या जो साधन परिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशील साधनों पर जो व्यय होता है उत्पादन के लिए उसे हम परिवर्ती लागतें कहते हैं। और स्थिर उत्पादन के लिए स्थिर साधनों पर जो व्यय होता है उसे हम स्थिर लागतें कहते हैं। और कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागतों का जो जोड़ है, जो योग है, वो कुल लागत कहलाता है। और औसत स्थिर लागत, जब भी हमें औसत समझना हो तो औसत की जगह कुल लिख के मात्रा का भाग लगा दें। जैसे औसत स्थिर लागत है तो एक की जगह, एवरेज की जगह टी लिखा, TFC और भाजक Q, यानी कुल स्थिर लागत में, यानी उत्पत्ति मात्रा Q का, संगत उत्पत्ति मात्रा का भाग लगा देते हैं तो हमें औसत स्थिर लागत प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से हम आगे औसत परिवर्ती लागतें, शब्द आ गया परिवर्ती, तो कुल परिवर्ती लागत यानी TVC में यदि संगत उत्पत्ति मात्रा Q का हम भाग लगा देते हैं तो हमें औसत परिवर्ती लागतें प्राप्त हो जाती है। औसत लागत इसे दो प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। एक तो कुल लागत में उत्पत्ति मात्रा का भाग देकर, औसत है तो एक ही जगह T लिखा, कुल लागत में उत्पत्ति मात्रा Q का भाग लगाकर भी ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा AFC और AVC को जोड़ करके, AFC औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का जोड़ SAC अल्पकालीन औसत लागत कहलाता है। S यानी शॉर्ट, अल्पकाल है इसलिए शॉर्ट। सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, इसको निकालना है तो कुल लागत में परिवर्तन में यदि हम उत्पत्ति मात्रा के परिवर्तन का भाग दे देते हैं तो हमें सीमांत लागत प्राप्त हो जाता है। तो ये तो इसकी परिभाषाएं और इसके सूत्र हुए। और परिभाषा को हम जब लिखेंगे तो किताब का भी उपयोग करना है आपको, किताब से भी परिभाषा ढंग से लिख लें और इस सूत्रों का आप याद कर लें आप इनको। अब हम इसको एक सारणी के मार्फत से कैसे इनकी गणना होती है वो हम समझ सकते हैं। सारणी में हम देखें, हमें मुख्य रूप से यहाँ सारणी में उत्पत्ति मात्रा दी होती है, कुल लागत और ये 3 चीज़ें हमें दी मान लिया और हमें बाकी चीज़ें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे वो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। उत्पत्ति मात्रा 0, पहले कोई उत्पादन नहीं, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से ये उत्पत्ति मात्रा निरंतर बढ़ रही है। और संगत जो स्थिर लागत है, चूंकि ये स्थिर है इसलिए उत्पत्ति मात्रा कुछ भी हो ये हमेशा स्थिर रहेगी। तो हमने यहाँ मान लिया कि हम स्थिर लागत के रूप में, कुल स्थिर लागत के रूप में 10 इकाई का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ 10 इकाई का प्रयोग कर लिया। परिवर्ती लागत, कुल परिवर्ती लागत जो उत्पत्ति मात्रा के हिसाब से निरंतर बढ़ती है, निरंतर बदलती है। जैसे कोई उत्पत्ति 0 था तो यहाँ 0 आ गया, 1 है तो 8 इकाई, 2 उत्पत्ति की 2 इकाई है तो यहाँ 14 इकाई परिवर्ती लागत, 3 पर 18, 4 पर 24, 5 पर 34 और 6 पर 50। तो यदि परीक्षा में यदि प्रश्न आते हैं तो मान लिया हमें ये 2 चीज़ दे रखी है, बाकी चीज़ों की गणना करनी है। तो बाकी चीज़ों की गणना करने के लिए पहले हम TC को समझ लें। तो TC टोटल कॉस्ट, कुल लागत, तो हमें पढ़ा अभी कुल लागत निकालने के लिए कुल स्थिर लागत में
कुल परिवर्तनीय लागत जोड़ देते हैं। तो कुल स्थिर लागत में कुल परिवर्तनशील लागत जोड़ देंगे। 10 + 0 10, 10 + 8 18, 10 + 14 24, 10 18 28, 10 24 34, 10 34 44, 10 50 60। इस तरह से इन दोनों को जोड़कर टीएफसी और टीवीसी को जोड़ करके हम टीसी यानी कुल लागत का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब हम निकाल रहे हैं एएफसी। तो एएफसी निकालने के लिए मैंने सूत्र बताया आपको, एएफसी औसत स्थिर लागत बराबर टीएफसी अपॉन क्यू। ये टीएफसी अपॉन क्यू यानी कुल स्थिर लागत, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में उत्पत्ति मात्रा का भाग लगा दीजिए। जैसे 10 में 1 का भाग लगाया 10, 10 में 2 का भाग लगाया 5, 10 में 3 का भाग लगाया, देखो 10 में 1 10, 10 में 2 का भाग लगाया 5, 10 में 3 का लगाया 3.33, 10 में 4 का भाग लगाया 2.5, 10 में 5 का भाग लगाया 2 और 10 में 6 का भाग लगाया 1.67। और इसी तरह से औसत परिवर्ती लागत, तो औसत की जगह हम कुल बोलेंगे तो टोटल हो जाएगा। टीवीसी में हम उत्पत्ति मात्रा यानी क्यू का भाग लगा देंगे, तो इस तरह से ये मान ज्ञात हो जाएंगे। तो टीवीसी में क्यू का भाग लगा दे, 8 में 1 का भाग लगाया 8, 14 में 2 का भाग लगाया 7, 18 में 3 का भाग लगाया 6, 24 में 4 का भाग लगाया 6 और 34 में 5 का भाग लगाया 6.8। 5 छंग 30 पॉइंट लाएंगे, 4 40, 5 × 8 40, 6.8। 50 में ऐसे ही 6 का भाग लगा दे, कितना आ जाएगा ये 8.33। अब एसी यानी औसत लागत की बात कर लें। औसत लागत दो प्रकार से निकाल सकते हैं, टीसी में क्यू का भाग लगा के और एएफसी और एवीसी को जोड़कर, ठीक है ना। तो यहाँ टीसी में क्यू का भाग लगाते हैं, तो टीसी टोटल कॉस्ट क्यू 1, 18 में 1 का भाग लगा 18/1 कितना आया 18, 24/2 तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12। दूसरा तरीका और बताया मैंने आपको, इसको निकालने के लिए एएफसी और एवीसी को जोड़ सकते हैं। तो देखो जैसे भी ये 12 है, कैसा है 7 और 5 12, 10 और 8 18, यहाँ 3 और 6 जोड़े 9.33 आ रहे हैं, 6 और 2 8.5, 6 और 2 8.8, 8 और 1 9 और 6 7 और 0.33 जोड़ेंगे तो 1, 9 और 1 10 जोड़ सकते हैं आप इसको, तो ये 10 आएगा। फिर अंतिम चीज़ अपने पास है सीमांत लागत। सीमांत लागत निकालनी हो तो सीमांत लागत निकालने के लिए एक तो सूत्र है हमारे पास, क्या सूत्र है, डेल टीसी अपॉन डेल क्यू, यानी टोटल कॉस्ट कुल लागत में परिवर्तन और उत्पत्ति मात्रा में परिवर्तन। जैसे यहाँ 0 से 1 हुआ तो उत्पत्ति मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ 1 का, और कुल लागत में कितना परिवर्तन हुआ 10 से 18, 18 - 10 कितना है 8, तो 8 का परिवर्तन है। तो 8 यहाँ अंतर है, तो कुल लागत में परिवर्तन 8 और उत्पत्ति मात्रा में परिवर्तन 1, तो 8/1 कितना आया 8। इसी तरह से यहाँ 8 से कितना 18 से कितना हुआ 24, परिवर्तन कितना हुआ 6, और यहाँ 1 से 2 आने में परिवर्तन कितना हुआ 1 का। तो यहाँ चूंकि 1 का ही अंतर है इसलिए भाग भी 1 का ही लगेगा, इसलिए जब नीचे 1 आएगा तो ऊपर जो मान है वही रहेगा। तो कुल लागत में जो परिवर्तन है वही हम लिख देंगे। तो जो ये जैसे यहाँ पर 24 में से 18 गए 6, 28 में से 24 गए 4, 34 में से 28 गए 6, और दूसरे सूत्र के द्वारा भी निकाल सकते हैं। दूसरा सूत्र है एएफसी प्लस एवीसी, औसत स्थिर लागत में औसत परिवर्ती लागत को जोड़ दीजिए। तो 0 में 0 जोड़ा 0, 10 में 8 जोड़ा 18, ये तो हम ये निकाल रहे हैं एसएसी। और सीमांत लागत के लिए दूसरा तरीका ये करें कि कुल लागत के जो अंतर है उसको देख लें आप, तो दूसरे मान में से पहला मान घटाएंगे तो दूसरी सीमांत लागत आ जाएगी 18 में से यदि 10 घटाएंगे
तो कितना आ जाएगा 8। जैसे अभी 6 आया, 6 कैसे आया, 24 में से 18 घटा दें, क्योंकि यहाँ अंतर कितना है 1 का, तो 24 माइनस 18 कितना आ गया 6। इस तरह भी जब अंतर 1 का हो तो हम प्रत्येक मान में से उसका पूर्ववर्ती मान घटाकर भी सीमांत लागत ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज लागत की अवधारणा जो नया अध्याय शुरू किया, उसमें लागत के प्रकार, सामाजिक लागतें, अवसर लागतें, मौद्रिक लागतें, लेखे के आधार पर व्यक्त अव्यक्त लागतें, मौद्रिक लागतों में कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागतें, कुल लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्ती लागत, औसत लागत और सीमांत लागत, इन सब की परिभाषाएं, इनके सूत्र और इनकी गणना करना सीखा। अगले भाग में हम इनके जो वक्रों का स्वरूप है उसको समझने का प्रयास करेंगे, साथ में जो दीर्घकालीन लागतें हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। नमस्कार। और जो हम ये चीज़ देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को आप आगे से आगे शेयर करें ताकि जितने भी लोग हैं उन सबका फ़ायदा हो, और सब्सक्राइब करें ताकि नया जो भी वीडियो हम डालूं वो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।